हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट लेकर आऊँगा यूपी पॉलिटेक्निक और IIT के बच्चों के लिए, जहाँ से एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अच्छे कॉलेज के लिए वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक ना। अच्छे कॉलेज और अच्छे ट्रेड के लिए, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है, सब इसी से आएगा, ठीक है। इसके आगे मैं एक और नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को, ठीक ना। देखिए, सबसे पहले दिया है भस्म, जिसको हम क्षारक भी कहते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन ये पूछता है एग्जाम में ध्यान दीजिएगा। ये तो पहले भस्म के बारे में हम लोग थोड़ा जान जाए कि धातुओं के सदृश आचरण करने वाले मूलकों के यौगिक माने क्या होता है, दो तत्वों को जब जोड़कर कुछ बनाते हैं तो हमारा यौगिक कहलाता है, ठीक है ना। यौगिक जो अम्लों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, भस्म या क्षारक कहलाते हैं, इंग्लिश में बेसेस। तो एग्जाम में कैसे पूछता है बताइए, वो कौन सा यौगिक है जो जल से क्रिया करके, जल से, ठीक ना, अम्लों से क्रिया करके, वो कौन सा यौगिक है जो अम्लों से क्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है, ठीक ना, लवण या जल बनाता है। तो हम इसके आंसर में क्या मारेंगे, बेस या क्षारक या भस्म, इन तीनों में से कोई एक दिखाई देगा, तीनों एक ही कहते हैं, यही ऑप्शन में टिक मार देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ये जो क्षारक होता है, यानी कि जो भस्म होता है क्षार, इसका स्वाद तीखा या कड़वा होता है, ठीक है। एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि बताइए कि भस्म का या क्षार का जो स्वाद होता है कैसा होता है, तो तीखा या कड़वा होता है। नेक्स्ट, क्षार को छूने पर कैसा महसूस होता है, तो साबुन जैसे। कैसा महसूस होता है, साबुन जैसा चिकना। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक ना। ये वाला ये IMP है ये क्वेश्चन, ठीक ना। ये कई बार एग्जाम में क्या कर चुका है, पूछ चुका है। उसके बाद दिया है कि प्रबल क्षार, जो अधिकतर सांद्र क्षार होते हैं, ठीक ना, वो विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होता है, सुचालक, यानी कि उसमें करंट प्रवाहित होता है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार। आगे, क्षार अम्ल से क्रिया करके, देखिए यही चीज़ है जो पहले बताया था, क्षार अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं, ठीक है। ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि देखिए, क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। और इसके पहले हम लोग क्या पढ़े हुए थे, देख देना, उसमें उल्टा होता था कि नीले लिटमस पेपर्स को लाल करता था, लेकिन यहाँ जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। और ये क्वेश्चन IIMP है। क्या है, IIMP है, ये बार बार पूछा जाता है। और देखिए, मिथाइल ऑरेंज को ये पीला कर देता है। मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देता है, पीला कर देता है, ठीक है। आगे दिया है कि क्षार जो होता है कार्बनिक पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि कार्बनिक पदार्थों को नष्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो क्षार का, ठीक है। किसका, तो क्षार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षार फिनालेफ्थेनिन को गुलाबी कर देता है। इसको IIMP में करके याद कर लीजिएगा कि दे देगा कि फिनालेफ्थेनिन को गुलाबी कौन करता है, या क्षार फिनालिफ्थ से क्रिया करता है तो वो कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, ठीक ना। ये क्वेश्चन कैसे कैसे भी घुमाकर आपसे पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत, इसमें क्या होता है कि देखिए, इसमें क्या होता है कि भस्म जलीय घोल में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। यानी कि आर्हेनियस के अनुसार जो भस्म होते हैं वो जलीय घोल में जब घोले जाते हैं, ठीक ना, तो इसमें हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब कि हाइड्रोक्साइड आयन का देते हैं, तो निगेटिव चार्ज, कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज देते हैं, ठीक ना। जैसे देखिए, Na सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर जल से हमने क्या कराया, क्रिया कराया, तो यहाँ पर सोडियम निकल गया और ये हमारा हाइड्रोक्साइड यानी कि नेगेटिव चार्ज में निकल गया, ठीक है। तो देखिए, ऐसे एग्जाम में पूछेगा कि बताइए आर्हेनियस के अनुसार, ठीक ना, भस्म जलीय घोल में घुलता है तो क्या देता है, तो हमें याद होना चाहिए हाइड्रोक्साइड आयन देता है। क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, ब्रांस्टेड-लारी का सिद्धांत, ठीक ना, इसके द्वारा क्या होता है, तो देखिए, इसके द्वारा जो भस्म है किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। यानी कि अगर पूछ दे कि ब्रांस्टेड-लारी के अनुसार भस्म की क्या सुविधा है, तो भस्म क्या करता है, ब्रांस्टेड-लारी में भस्म क्या करता है, किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन लेने की क्षमता रखता है, यानी कि उनसे दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ले लेता है। जैसे कि हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन दोनों को अगर मिला दिए तो ये क्या किया, H2O बन गया। मतलब कि ये इससे जो ये है माइनस है, यानी कि ये डोनर है, ये देने वाला है और ये प्लस है लेने वाला। ये देखिए, इसे लेकर H2O क्या कर दिया है,
बना दिया है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है कि लीविस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। लीविस के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार भस्म क्या करता है, तो भस्म में इलेक्ट्रॉनों की एक निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता होती है। बार बार पूछा जाता है, ठीक ना, कैसी जोड़ी, निर्जन जोड़ी। लीविस के अनुसार भस्म में इलेक्ट्रॉन एक निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता लेती है। ठीक है, आगे दिया है हाइड्रोनियम आयन का बनना। ठीक ना, इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, निर्जन जोड़ी मतलब क्या है, हाइड्रोनियम आयन का बनना होता है। किसका बनना होता है, हाइड्रोनियम आयन का बनना। यहाँ जैसे H2O एक लीविस का भस्म है, यानी कि H2O जो बना हुआ है वो लीविस के अकॉर्डिंग बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाए तो बताइए कि H2O, ध्यान दीजिएगा, H2O, ठीक ना, निर्जन जोड़ी है तो किसके अंतर्गत है, तो लीविस के, या लीविस के अंतर्गत H2O को क्या कहा जाएगा, तो निर्जन जोड़ी कहा जाएगा। ठीक ना, देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे बदल बदल कर पूछ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्षार, इसको एल्काइन भी कहा जाता है। ये ऐसे भस्म जो जल में विलय होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। अब पूछ देगा कि वे भस्म जो जल में क्या हैं, विलय हैं, जल में क्या है, विलय हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, क्षार कहलाता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक ना, ये सारे के सारे क्या हैं, क्षार होते हैं और ये क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं। ये एग्जाम में ऐसे भी पूछ देगा कि बताइए कि क्या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जल में विलय होता है, हाँ या ना, या दोनों। ठीक है ना, तो ऐसे ऑप्शन में आता है। ठीक है, अगला दिया है कि बताइए कि इस क्षार जो होता है इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो क्षार में जो ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है पहला, इसका प्रयोग देखिए क्या कहा होता है। ठीक है ना, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग सबसे पहले चूना पुताई, यानी कि घर को रंगने के लिए जो हम चूना यूज करते हैं, ठीक ना, उसमें ये जाता है। तो सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए घरों में जो चूना पुताई की जाती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। उसी तरह से गारा व प्लास्टर बनाने में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अब ब्लीचिंग पाउडर का एक दूसरा नाम होता है विरंजक चूर्ण, यानी कि विरंजक चूर्ण पूछ दे या ब्लीचिंग पाउडर पूछ दे, ठीक ना, ये दोनों का कौन बनाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रयोग से होता है। इसमें देखिए जल को मृदु बनाने में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही प्रयोग किया जाता है। अम्ल से जल, ठीक ना, अम्ल से जले घाव पर मरहम पट्टी, यानी कि जो हमारा मरहम पट्टी बनता है, मरहम बनता है जो घाव में लगाने के लिए, वो भी हमारा किससे बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिलने से बनता है। ठीक है, चमड़े के ऊपर बाल को साफ करने के लिए, यानी कि चमड़े के ऊपर अगर बाल है उनको साफ करना है, हटाना है, तब भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्या की जाती है, प्रयोग की जाती है। तो देखिए ये तो प्रयोग तो एकदम IMP होता है, इसको एकदम ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई एक देकर आप पूछ देगा। ठीक है, ठीक ना, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक ना, जो भी इस वीडियो पर नए हैं वो क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए अब दूसरा दिया कास्टिक सोडा, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है ना, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहा जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, देखिए सबसे ज़्यादा अधिक पूछा गया है, साबुन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो कास्टिक सोडा का। इसका सूत्र क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक ना। इसी तरह से पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में भी कास्टिक सोडा का ही प्रयोग किया जाता है। कपड़ा एवं कागज़ बनाने में भी कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। दवा के निर्माण में भी कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। घर एवं कारखाने के साफ सफाई करने में भी कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो हार्पिक्स बनता है उसमें भी कास्टिक सोडा क्या होता है, लगता है। ठीक ना, अगला क्या दिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ठीक ना, ये क्या है, देखिए यहाँ पर साबुन बनाने, अगर पूछ दे कि मुलायम साबुन बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक ना, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैसों के अवशोषण करने के लिए भी हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक ना, क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, आगे क्या दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो देखिए ध्यान से, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि मकान के गारे के रूप में, मैंने मकान बनाने के लिए जो गारा हम प्रयोग करते हैं उसमें कैल्शियम ऑक्साइड का क्या होता है, प्रयोग होता है। ठीक ना, उसी तरह से कास्टिक सोडा का भी निर्माण करने में, कास्टिक सोडा जो होता है हमारा, उसके भी निर्माण में कैल्शियम ऑक्साइड का क्या होता है, प्रयोग होता है। सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में भी कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग होता है।
ब्लीचिंग पाउडर बनाने के निर्माण में भी कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग होता है, ठीक ना। आगे दिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना, MgOH के ट्वाइस, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए, यानी कि पेट में जब अम्ल जैसा जबकि ढकार आने लगे तो उसको दूर करने के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अम्ल से विषाक्तीकरण एंटीडोज में, यानी कि जब कोई जहर हमारे शरीर में फैल जाता है तो उसको काटने के लिए भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। चीनी उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। या तो याद रखिए ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में पूछे गए हैं। मैं बहुत सारे सेट प्रीवियस ईयर्स के ओरिजिनल सेट से ये सारे क्वेश्चन निकाल के आपके लिए बनाया हूँ। और तो आप वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, कृपया इसको लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए अगला दिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, केवल ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। पहला वो ऊपर वाला क्या था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड था, लेकिन ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इसका औषधि निर्माण, औषधि माने दवा बनाने में, रबड़ पूरक के रूप में, रबड़ बनाने में, ठीक ना, बॉयलरों के प्रयोग में, बॉयलरों माने कि जहाँ पानी से उबाल कर कुछ बनाया जाता है वहाँ बॉयलरों के उपयोग में भी मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नोट में देख लीजिएगा, भस्म या क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। भस्म या क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। इसका मतलब ये क्या होता है, देखिए ये हम इसमें हमें 3 कंडीशंस मिलते हैं। 0 से 14 तक ये होता है, ठीक ना। अगर 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से अधिक है तो क्षारीय, और 7 है तो उदासीन। तो ये पीएच मान याद रखिएगा। इसके बाद आता है हमारा साल्ट यानी कि लवण। लवण क्या होता है, तो अम्ल और क्षारक यानी कि भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के साथ बना दूसरा यौगिक लवण कहलाता है। यानी कि ये साल्ट लवण क्या होता है कि अम्ल और क्षारक के दोनों के बीच में क्या किया जाता है, जल को मिलाकर, ठीक ना, जल के साथ क्रिया कराया जाता है। तो इसमें जो जल बनता है और जल के अलावा जो दूसरा वस्तु बनता है वही हमारा कहलाता है लवण। जैसे HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने क्या किया, क्रिया कराया, तो इसमें से NaCl सोडियम क्लोराइड अलग निकल गया और H2O जल अलग निकल गया। तो जल को छोड़ देंगे और जो बचा रहेगा वही हमारा क्या कहलाता है, लवण कहलाता है, ठीक है। तो ये बार बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। आगे कह रहा है ऐसे लवण जिसमें एक या एक से अधिक स्थानांतरण योग हाइड्रोजन परमाणु बने होते हैं अम्लीय लवण कहलाते हैं। अम्लीय लवण क्या कहलाते हैं, तो ऐसे लवण होते हैं ये जिसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं स्थानांतरण होते रहते हैं, ठीक ना, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि Na सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड आदि, ये सारे किसके हैं, अम्लीय लवण है। एग्जाम में डायरेक्टली ये देकर पूछ देता है कि बताइए कि कौन सा लवण है, तो लवण तो है ये है, लेकिन उस लवण में कौन सा लवण है, तो अम्लीय लवण है, ठीक है। आगे है कि किसी अम्ल द्वारा भस्म के आंशिक उदासीनीकरण के फलस्वरूप बने हुए लवण को भास्मिक लवण कहते हैं। देख लीजिए भास्मिक लवण पूछ रहा है, तो देखिए PbOHCl ये भास्मिक लवण है, BiOH ट्वाइस और NO3 के, ये क्या है, भास्मिक लवण। एग्जाम में डायरेक्टली ये दे देगा और पूछेगा कि कौन सा लवण है, दे देगा ऐसे, पहला भास्मिक लवण, फिर दूसरा लवण, तीसरा अम्लीय लवण, इनमें से कोई नहीं, तो क्या करेंगे, कैसे मारेंगे, ठीक ना। तो हमें याद रहना चाहिए कि भास्मिक लवण ये दोनों होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा, इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको पेपर में एकदम फटाफट मिलेंगे और आप लोग टिक फटाफट लगाएंगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऐसे लवण जिनमें एक से अधिक भास्मिक या अम्लीय मूलक उपस्थित हो मिश्रित लवण कहलाते हैं। देख लीजिए यहाँ पर मिश्रित लवण आ गया। ऐसे लवण जिसमें एक से अधिक भास्मिक या अम्लीय मूलक मिला दिया जाए तो यह मिश्रित लवण कहलाता है। जैसे ये NaKSO4, ठीक ना, सोडियम पोटेशियम सल्फर डाइऑक्साइड या विरंजक चूड़ भी इसके अंतर्गत आता है। तो पूछ देगा कि विरंजक चूड़ किस प्रकार का लवण है, तो क्या बताएंगे, मिश्रित लवण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो सामान्य लवण, ठीक ना, लवणों से निर्मित लवण को दिक या युग्म लवण कहते हैं। यानी कि जब दूगो समान लवण एक साथ मिलेंगे तो उसको लवक या दिक लवक या युग्म लवण कहते हैं। ये पूछता है बार बार एग्जामों में, ठीक ना। जैसे पोटास एलम, फिटकिरी जो है देखिए कई गो से मिला है, K2SO4 से मिला है, Al2 से बना है, SO4 फिर है, H2 है, जल है, इनसे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिक या युग्म लवण कहलाएगा, दिक्म या युग्म लवण कहलाएगा, ठीक है, युग्म।
अगला दिया है जटिल लवण। जटिल लवण भी याद रखिएगा, ये पूछ देता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड को जटिल लवण कहा जाता है। K4 कोष्ठ में FeCN6, ठीक ना। ये कह रहा है पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो होता है जटिल लवण। पूछ देगा कि जटिल लवण कौन सा होता है, ऑप्शन में दे देगा ये 3-4 गो, इसमें से एक ये भी रहेगा, तो हमें याद रखना चाहिए कि जटिल लवण यही होता है। अगला दिया है लवणों का उपयोग। ये लवण जो होते हैं इनका उपयोग क्या किया जाता है, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले सोडियम क्लोराइड है NaCl, इसका अचार के परिलक्षण में, जो हम अचार बनाते हैं तो उसमें ये डाल दिया जाता है ताकि अचार जल्दी से सड़े नहीं, उसमें फफूंद वफूंद नहीं लगे। मांस एवं मछली के संरक्षण में, जो मांस मछली होते हैं उसमें भी अगर ये डाल दिया जाए NaCl, ठीक ना, तो ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। रासायनिक यौगिक के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो देखिए रसोई घर में पेट की अम्लीयता को कम करने में, नहीं कि पेट में जब गैस आ जाए, उल्टा डकार आए, तब भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेंगे, जैसे कि इनो लेते हैं हम लोग, वही चीज़ है ये। बेकिंग पाउडर के रूप में और अग्निशामक यंत्रों में, अग्निशामक यंत्र माने जो आग बुझाने वाले होते हैं वो, ठीक है। आगे दिया है सोडियम कार्बोनेट, ठीक ना। अब ये देखो वो सोडियम बाइकार्बोनेट था और ये है सोडियम कार्बोनेट, यानी कि NaCO3 या 10H2O, ये होता है सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम? कपड़ों की धुलाई में। याद रखें कपड़ों की धुलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का। कांच के निर्माण में बहुत बार पूछा है, ये IMP है कि कांच के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का। कास्टिक सोडा के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट के रूप में भी क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है। और रासायनिक यौगिकों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अपमार्जक और डिटर्जेंट, ये IMP है, बहुत बार पूछा है, इसमें किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम कार्बोनेट का। अगला दिया है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? गन पाउडर बनाने में। क्या बनाने में? गन पाउडर बनाने में। आतिशबाजी का सामान, आतिशबाजी माने बम वाला हो गया, बम हो गया, बम हो गई, ठीक ना। इस तरह से सारे सामान ये आतिशबाजी के सामान कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद कांच उद्योग में भी हम पोटेशियम नाइट्रेट का क्या करते हैं? यूज करते हैं। और उर्वरक खाद्य बनाने में भी किसका यूज किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसको बड़े ध्यान से याद रखिएगा। इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो एकदम कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। आगे दिया है क्या? अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए ज़रूर, और जो इस वीडियो पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कापर सल्फेट, देखिए कापर सल्फेट CuSO4 अप इंटू 5H2O, ये इसका प्रयोग किसका होता है? कीटाणुनाशक के रूप में। किसके रूप में? कीटाणुनाशक के रूप में। विद्युत लेपन में, ठीक ना, विद्युत जो लेपन होता है तार होता है उसके लेपन में। रंगाई एवं छपाई में, रंगाई एवं छपाई में। कापर के शुद्धिकरण में, कापर को शुद्ध करने के लिए भी कापर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा ये पूछता है किसमें? कीटाणुनाशक के रूप में, ठीक ना। किसका प्रयोग किया जाता है? तो कापर सल्फेट का, ठीक है। अगला दिया है पोटास एलम, ये IMP एकदम। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? पोटास एलम यानी कि फिटकिरी का सूत्र है। जल को शुद्ध करने के लिए भी हम फिटकिरी का यूज करते हैं। औषधि निर्माण में, दवा बनाने में भी, रंगाई में भी। और खून जब बहता है तो वहाँ पर अगर एलम लगा दे, पोटास एलम यानी फिटकिरी, तो खून बहना क्या हो जाएगा? बंद हो जाता है। चमड़ा उद्योग में भी इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अब आता है आपका pH वैल्यू। pH वैल्यू क्या होती है? तो pH वैल्यू एक संख्या होती है जो पदार्थों की अम्लीयता, क्षारीयता को क्या कर देती है? प्रदर्शित करती है अपने मान के अकॉर्डिंग, ठीक ना। तो जैसे pH का मान होता है log 1/, H के पावर +1। अब इस pH बराबर log को हम लेंगे 1 के अकॉर्डिंग, तो -log प्लस हाइड्रोजन के प्लस आयन। तो ये हमारा pH का क्या होता है? मान होता है, ठीक है। ये पूछ देता है डायरेक्टली भी इक्वेशन। आगे देख लीजिए, यहाँ पर दिया है ना कि 0 से, ये जो pH वैल्यू होता है वो 0 से 14 तक होता है। कहाँ तक होता है? 0 से 14 तक होता है, जिसमें 7 से अगर ये कम रहेगा, ठीक ना, 7 से ये क्या रहेगा? कम रहेगा, ठीक ना, तो ये अम्लीयता होता है। और 7 से जब ये ज़्यादा रहेगा तो क्षारीय होता है, और 7 रहेगा तो उदासीन होगा, ठीक ना। अब pH वैल्यू का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो देखिए इसका प्रयोग एल्कोहल बनाने में, चीनी उद्योग में, कागज़ आदि के उद्योग में किया जाता है। किसके? भाई pH वैल्यू का मान का प्रयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए,
और जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन दिया है क्या, बफर बिलियन। बहुत बार पूछा है कि बफर बिलियन क्या होता है, ठीक ना। तो देखिए वह बिलियन जो कि अम्ल या क्षार की साधारण मात्राओं को अपनी प्रभावी अम्लता या क्षारकता के से में बिना परिवर्तन किए अवशोषित कर लेता है। यानी कि वह विलयन जो अम्ल या क्षार से, ठीक ना, अम्ल या क्षार का बिना प्रभाव डलते, ठीक ना, क्या कर लेता है, अब बिना परिवर्तन किए ही अवशोषित कर लेता है किसकी, अम्लता या क्षारकता को, ठीक ना। तो यही हमारा क्या कहलाता है, बफर विलयन कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल हो जाता है सोडियम एसीटेट एसिड, ठीक ना। ये बार बार पूछ देता है कि सोडियम बताइए कौन सा विलयन है, तो बफर विलयन। एसीटेट कौन सा विलयन है, तो बफर विलयन है। एसिड कौन सा विलयन है, तो बफर विलयन है। ये क्या होता है, तो ये ऐसे अम्ल या क्षार की साधारण होती है जो अपने बिना प्रभाव का ही अम्लता और क्षारकता के बिना परिवर्तन किए ही किसी भी पदार्थ के, ठीक ना, अम्ल को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। तो ये हमारा कहलाता है बफर विलयन, ठीक ना। अब चलते हैं तत्वों के लैटिन नाम। ये बहुत बार पूछे गए हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है, नाइट्रियम। देखिए सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na। उसी तरह से कॉपर का प्रतीक होता है Cu और इसका लैटिन नाम है क्यूप्रम। क्या है, क्यूप्रम। अगला दिया है पोटेशियम। पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं और इसका लैटिन नाम है कैलिलियम, कैलियम, ठीक ना। इसी तरह से चांदी, चांदी का होता है Ag और इसका लैटिन नाम है अर्जेंटनम, ठीक ना। लोहा, उसी तरह से लोहा यानी कि Fe यानी कि फेरस, फेरस का लैटिन नाम है फेरम। और सोना, देख लीजिए बार बार इसमें लैटिन नाम तो पक्का है कि इसमें से एक या कुछ दो क्वेश्चन आपको पक्का मिलेंगे। सोना, सोना को Au से और इसको कहा जाता है औरम, ठीक ना। अब कुछ ऐसे हैं जिनका स्ट्रक्चर पूछ दिया जाता है एग्जाम में। जैसे पूछेगा कि जल का स्ट्रक्चर क्या है, ऑप्शन दे दिया रहेगा। तो देखिए जल में H2O, O1 और सिंगल बॉन्ड से दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। उसी तरह से अमोनिया होता है NH3, तो इसमें N बीच में हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड से इन तीनों H को क्या करते हैं, घेर देते हैं। ध्यान रहे कि कभी भी हम बॉन्ड बनाएंगे तो नीचे से ही बनाना शुरू करते हैं, ऊपर से डायरेक्टली नहीं, ठीक है। अगला क्या दिया है, मीथेन। मीथेन CH4, CH4 दिया है। तो देखिए इसमें क्या है, H4 है, C पर C चारों ओर क्या है, सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। अगला क्या दिया है, एथेन, ठीक ना। क्या दिया है, एथेन। एथेन देखिए C2H6, इसका बॉन्ड कैसे, तो C2 यानी कि C और C को हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ते हैं और 6H है तो इससे 3 और इससे 3 सिंगल बॉन्ड द्वारा क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, ठीक ना। तो ये भी एग्जाम में दे देगा और पूछेगा कि बताइए कि ये संरचना किसका है, या ये पूछ देगा कि H2A का संरचना क्या होती है या अमोनिया की संरचना क्या होती है। ऐसे क्वेश्चन को क्या करता है, पूछता है। अब इसी तरह से आती है एथिलीन। एथिलीन में देख लीजिए C2H4, इसका कैसे बनता है, तो एसिटिलीन में डबल बॉन्ड बनते हैं। देखिए जल, अमोनिया, मीथेन और एथेन में सिंगल बॉन्ड बन रहे थे। ये भी एग्जाम में पूछता है कि किस में सिंगल बॉन्ड बनेगा और किस में डबल बॉन्ड। तो देखिए एसिटिलीन में डबल बॉन्ड, ये 2 बना है ना, और दोनों ये एक C से 2 और एक C से 2, डबल बॉन्ड की वजह से ये 2 जुड़ा हुआ है, ठीक ना। इसके बाद एसिटिलीन, ये तो IMP है, इसमें त्रिबंध होता है। क्या होता है, त्रिबंध बनता है। देख लीजिए 3 गो बंध क्या हुआ है, बना हुआ है, और एग्जाम में ये बार बार पूछता है, ठीक है। आगे देखिए करेंगे कोबाल्ट अणु के लिए अष्टक नियम का वैध नहीं होता है। जो अष्टक नियम होता है वो कोबाल्ट अणुओं के लिए नहीं होता है, ठीक है। आगे दिया है C2H2, जो ये अभी पढ़े हम लोग एसिटिलीन, यौगिक एक रैखिक संरचना होती है। देखिए यहाँ पर संरचना इसका सीधा सीधा है ना, एकदम रैखिक संरचना है ये, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, तो ये पूछता है कि C2H2 या एसिटिलीन की संरचना कैसी होती है, तो रैखिक संरचना होती है। या तो ये पूछ देगा, नहीं तो थ्योरी में ये पूछ देगा, ठीक है। आगे दिया है NaOH या CuSO4 का आयनिक सहसंयोजिक आबंधी दोनों होते हैं, ठीक ना जी, दोनों में होते हैं। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फर डाइऑक्साइड का जो आयनिक और सहसंयोजिक आबंधी होते हैं वो दोनों में होते हैं, ठीक है। आगे दिया है कि CCl4 एक गैर ध्रुवीय अणु है। पूछ दिया जाता है कि बताए कि निम्न में से कौन सा गैर ध्रुवीय अणु है, तो हम क्या मारेंगे, CCl4, ठीक है। आगे दिया है कॉपर सल्फेट में, कॉपर सल्फेटाइड का कि आयनिक यौगिक एल्कोहल में अभिलेय होता है। यानी कि CuSO4 ये आयनिक यौगिक एल्कोहल में क्या नहीं होता है, अभिलेय होते हैं। अभिलेय माने कि घुलता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखिए कि ठोस अवस्था में जो आयनिक यौगिक होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। किसके कुचालक होते हैं,
विद्युत के कुचालक होते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि ठोस अवस्था में जो आयनिक यौगिक होते हैं, बताइए विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक, सुचालक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि ठोस अवस्था में रहेगा तो ये कुचालक। कुचालक माने कि इसमें बिजली प्रभावित नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे इस पे बहुत हाई फाई सवाल है जो एग्जाम में पक्का मिलेगा। देखिए इसमें पूछा है कि अम्लीय प्रबलता का क्रम क्या होता है। तो देखिए H माइनस F और ये बड़ा होता है फिर हाइड्रोजन से माइनस Cl, उसके बाद फिर बड़ा चिन्ह H, फिर माइनस बेरियम और बड़ा चिन्ह H और ये हो जाएगा I। ठीक ना, ये जो हमारा होता है अम्लीय प्रबलता का क्रम होता है और ये सीधे देकर क्रम पूछ देता है कि बताइए कि ये इसमें से कौन सा क्रम अम्लीय प्रबलता को दर्शाता है। तो 4 गो दिया रहेगा, हमें एक याद कर लेना है। ठीक है, अगला दिया है कि एक बंध में सिर्फ एक सिग्मा बंध होता है यानी पाई बंध होता है, ये कमज़ोर बंधन है। तो मैंने एक बंध वाला अगर लिया जाए तो इसमें एगो सिग्मा और एगो पाई दोनों रहते हैं, इसलिए इसको कमज़ोर बंध भी कहलाता है। तो एग्जाम में पूछ देता है कई बार कि कमज़ोर बंधन किसे कहा जाता है, तो एक बंध को कहा जाता है। ठीक ना, किसको कहा जाता है, एक बंध को। उसी तरह से द्विबंध में ध्यान दीजिएगा, द्विबंध में एक सिग्मा तथा एक पाई बंध होते हैं। एक सिग्मा तथा एक पाई यानी कि दूगो हो गया, एगो पाई एगो सिग्मा बंध। ठीक ना, याद रखिएगा द्विबंध में क्या होते हैं, तो सिग्मा और एक पाई बंध, 2 बंध होते हैं। ठीक ना, त्रिबंध में क्या होता है कि एगो सिग्मा और 2 पाई होते हैं, एक सिग्मा और 2 पाई बंध होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है, इसको एकदम ध्यान से देखिएगा और कहेंगे कि हाँ सर ने क्या पढ़ाया था, पक्का मिलेगा आपके पेपर में। अब देखिए बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा में यहाँ समीकरण दे दिया है कि कौन कैसे बड़ा है। तो देखिए एकल बंधन छोटा है द्विबंध से और द्विबंध छोटा है त्रिबंध से। ठीक ना, तो ये याद रखिएगा। इसी तरह से बंध दूरी, दूरी के हिसाब से ले लिया जाए तो पहले ये तो देख लीजिए ऊर्जा के क्रम में था कि एकल, द्विबंध और त्रिबंध, लेकिन दूरी के हिसाब से पहले त्रिबंध, फिर द्विबंध, फिर एकल बंध आएगा। ठीक ना, ये याद रखिएगा। सेम टू सेम इसी तरह से देकर एग्जाम में क्या करता है, पूछ देता है। तो ये वाला क्वेश्चन वेरी IMP है। ठीक है, अगला दिया है कि हाइड्रोजन बंध क्या होता है। तो हाइड्रोजन बंध देखिए सिर्फ FO यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन ही H परमाणु के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। हाइड्रोजन बंध किसके से, FO और N के साथ ही ये हाइड्रोजन बंध बना सकता है। तो देखिए एग्जाम में कैसे पूछेगा कि ये पूछेगा कि बताइए कि हाइड्रोजन बंध निम्न में से किसके साथ बनता है, किसके साथ नहीं बनता है। तो F दे देगा, O दे देगा, N दे देगा, एगो आर्गन दे देगा, एक A इस तरह दे देगा। तो इसी से नहीं बनेगा क्योंकि 3 से बनता है और चौथा से नहीं बनता है, तो इसमें नहीं लगा के क्वेश्चन करेगा, तो एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला दिया है कि H2O द्रव अवस्था में हाइड्रोजन बंध के कारण होता है, यानी कि हाइड्रोजन बंधन के कारण ही ये हमारा जल द्रव अवस्था में होता है और ये बार बार एग्जाम में क्या किया गया है, पूछा गया है। ठीक है, अगला दिया है H2SO5 यानी कि H बंध न होने के कारण गैसीय अवस्था में होता है। इसी तरह से ये तो द्रव अवस्था में होता है, लेकिन H2SO में क्या होता है कि कोई बंधन नहीं होता है, ये अपने आप को एक दूसरे से बांध नहीं पाते हैं, इसलिए इसमें इसे गैसीय अवस्था में होती है। तो ये एग्जाम में कई बार पूछ दिया गया है, बताइए कि निम्न में से कौन सा तत्व एक गैसीय अवस्था में होता है, H2O, H2SO5, NH2 ऐसे दे देगा। तो हमें याद रखना है H2, 5। ठीक है, आगे क्या दिया है कि जो परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक ना, यानी कि जो परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन देता है उसे दाता यानी कि डोनर कहते हैं। क्या कहते हैं, डोनर कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को देंगे यानी कि गिव करेंगे तो वो डोनर कहलाएंगे, और जो लेंगे वो ग्राही कहलाएंगे। जो लेंगे वो क्या कहलाएंगे, ग्राही कराएंगे, यानी कि जो कोई उनको लिया कर देगा वो ग्राही कहलाएगा। ठीक है, और ये देखिए जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये हर साल 2 गो पूछता है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कह रहे कि यौगिक के आकृति या कोण, यानी कि इनकी आकृति और यंग, ये पूछता है कि H2O जल और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने अंश का कोण बनता है, तो 105 डिग्री का। कितने डिग्री का, 105 डिग्री का। साफ साफ ये क्वेश्चन क्या कर लिया जाता है, पूछ लिया जाता है। वैसे ही NH3 अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच के जो कोण बनते हैं वो कितना का बनते हैं, तो 109 डिग्री का, 109 डिग्री का। ठीक है, अब इसी तरह से मीथेन है, इसके बीच में भी 109 डिग्री 28 सेकेंड का क्या बनता है, कोण बनता है। किस में, मीथेन में, CH4 में। एकदम याद रखिएगा कैसे चित्र बना है,
ऐसे ही चित्र भी बनाने के लिए देगा तो बनाएंगे, ठीक है। अगला है C2H4 एथिलीन, ठीक ना। इसका कोण क्या होता है तो 120 होता है। इसका कोण कितना होता है 120, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, इसका एंगस्ट्रॉम में यहाँ पर और यहाँ पर मान होता है, इसको छोड़ देंगे। आगे चलिए, अगला दिया है कि CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक ना। इसके में कोण की संख्या क्या होती है तो देख लीजिए, इसके बीच की जो कोण बनती है वो 109 डिग्री और 28 सेकेंड की बनती है। तो दोस्तों यहीं पे मैं वीडियो समाप्त करता हूँ, ठीक है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप लोग इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके और दोस्तों को भी सही सही जानकारी मिल सके। और आप लोग ऐसे पढ़ेंगे तो पक्का है कि आपको अच्छे कॉलेज मिलेंगे और अच्छे ट्रेड मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।